मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 14। दूसरे दिन पद्म सिंह सदन को साथ लेकर किसी स्कूल में दाखिल कराने चले, किंतु जहां गए साफ जवाब मिला, स्थान नहीं है। शहर में 12 पाठशालाएं थी, लेकिन सदन के लिए कहीं स्थान न था। शर्मा जी ने विवश होकर निश्चय किया कि मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। प्रातः काल तो मुवक्किलों के मारे अवकाश नहीं मिलता। कचहरी से आकर पढ़ाते, किंतु एक ही सप्ताह में हिम्मत हार बैठे। कहाँ कचहरी से आकर पत्र पढ़ते थे, कभी हारमोनियम बजाते, कहाँ अब एक बूढ़े तोते को रटाना पड़ता था। वह बारंबार झुंझलाते। उन्हें मालूम होता कि सदन मंद बुद्धि है। यदि वह कोई पढ़ा हुआ शब्द पूछ बैठता तो शर्मा जी झल्ला पड़ते। वह स्थान उलट पलट कर दिखाते जहां वह शब्द प्रथम आया था, फिर प्रश्न करते और सदन से ही उस शब्द का अर्थ निकलवाते। इस उद्योग में काम कम होता था, किंतु उलझन बहुत थी। सदन भी उनके सामने पुस्तक खोलते हुए डरता। वह पछताता कि कहां से कहां यहाँ आया। इससे तो गांव ही अच्छा था। 4 पंक्तियां पढ़ाएंगे, लेकिन घंटों बिगड़ेंगे। पढ़ा चुकने के बाद शर्मा जी कुछ थक से जाते। सैर करने को भी जी नहीं चाहता। उन्हें विश्वास हो गया कि इस काम की क्षमता मुझ में नहीं है। मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते थे। उन्होंने 20 रुपए मासिक पर सदन को पढ़ाना स्वीकार किया। अब यह चिंता हुई कि यह रुपए आए कहां से। शर्मा जी फैशनेबल मनुष्य थे। खर्च का पल्ला सदा दबा ही रहता था। फैशन का बोझ अखड़ता तो अवश्य था, किंतु उसके सामने कंधा न डालते थे। बहुत देर तक एकांत में बैठे सोचते रहे, किंतु बुद्धि ने कुछ काम न किया। तब सुभद्रा के पास जाकर बोले, मास्टर 20 रुपए पर राजी है। सुभद्रा बोली, तो क्या मास्टर ही ना मिलते थे? मास्टर तो एक नहीं 100 हैं, रुपए कहाँ हैं? शर्मा जी बोले, रुपए भी ईश्वर कहीं से देंगे ही। सुभद्रा बोली, मैं तो कई साल से देख रही हूँ, ईश्वर ने कभी विशेष कृपा नहीं की। बस इतना दे देते हैं कि पेट की रोटियां चल जाएं, वही तो ईश्वर है। शर्मा जी बोले, तो तुम ही कोई उपाय निकालो। सुभद्रा बोली, मुझे जो कुछ देते हो मत देना, बस। शर्मा जी बोले, तुम तो जरा सी बात पर चिढ़ जाती हो। सुभद्रा बोली, चिढ़ने की बात ही करते हो। आय व्यय तुमसे छिपा नहीं है, मैं और कौन सी बचत निकाल दूंगी। दूध घी की तुम्हारे यहाँ नदी नहीं बहती, मिठाई मुरब्बे में कभी फफूंदी नहीं लगी। कहारिन के बिना काम चलने का ही नहीं, महाराजन का होना जरूरी है। और किस खर्चे में कमी करने को कहते हो? शर्मा जी बोले, दूध ही बंद कर दो। सुभद्रा बोली, हाँ बंद कर दो, मगर तुम ना पियोगे, सदन के लिए तो लेना ही होगा। शर्मा जी फिर सोचने लगे। पान तंबाकू का खर्च 10 रुपए मासिक से कम ना था। और भी कई छोटी छोटी मदों में कुछ ना कुछ बचत हो सकती थी, किंतु उनकी चर्चा करने से सुभद्रा की अप्रसन्नता का भय था। सुभद्रा की बातों से उन्हें स्पष्ट विदित हो गया था कि इस विषय में उसे मेरे साथ सहानुभूति नहीं है। मन में बाहर के खर्च का लेखा जोड़ने लगे। अंत में बोले, क्यों, रोशनी और पंखे के खर्च में कुछ किफायत हो सकती है? सुभद्रा बोली, हाँ हो सकती है। रोशनी की क्या आवश्यकता है? सांझ से ही बिछावन पर पड़े रहे। यदि कोई मिलने मिलाने आएगा तो आप ही चिल्लाकर चला जाएगा। या घूमने निकल गए, 9 बजे लौट कर आए, और पंखा तो हाथ से भी झला जा सकता है। क्या जब बिजली नहीं थी तो लोग गर्मी के मारे बावले हो जाते थे? शर्मा जी बोले, घोड़े के रातिब में कमी कर दूं? सुभद्रा बोली, हाँ यह दूर की सूझी। घोड़े को रातिब दिया ही क्यों जाए, घास काफी है। यही ना होगा कि कूल्हे पर हड्डियां निकल आएंगी, किसी तरह मर जी कर कचहरी तक ले ही जाएगा। यह तो कोई नहीं कहेगा कि वकील साहब के पास सवारी नहीं है। शर्मा जी बोले, लड़कियों की पाठशाला को 2 रुपए मासिक चंदा देता हूँ। 9 रुपए क्लब का चंदा है। 3 रुपए मासिक अनाथालय को देता हूँ। ये सब चंदे बंद कर दूं तो कैसा हो? सुभद्रा बोली, बहुत अच्छा होगा। संसार की रीति है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाते हैं। शर्मा जी सुभद्रा की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन सुनकर मन में झुंझला रहे थे, पर धीरज के साथ बोले, इस तरह कोई 15 रुपए मासिक तो मैं दूंगा, शेष 5 रुपए का बोझ तुम्हारे ऊपर है। मैं हिसाब किताब नहीं पूछता, किसी तरह संख्या पूरी करो। सुभद्रा बोली, हाँ हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। भोजन एक ही समय बने, दोनों समय बनने की क्या जरूरत है? संसार में करोड़ों मनुष्य एक ही समय खाते हैं, किंतु बीमार या दुबले नहीं होते। शर्मा जी अधीर हो गए। घर की लड़ाई से उनका हृदय कांपता था, पर यह चोट ना सही गई। बोले, तुम क्या चाहती हो कि सदन के लिए मास्टर ना रखा जाए और वह यूं ही अपना जीवन नष्ट करे? चाहिए तो यह था कि तुम मेरी सहायता करती, उल्टे और जी जला रही हो।
सदन मेरे उसी भाई का लड़का है जो अपने सिर पर आटे दाल की गठरी लादकर मुझे स्कूल में दाखिल कराने आए थे। मुझे वह दिन भूले नहीं है। उनके उस प्रेम का स्मरण करता हूँ तो जी चाहता है कि उनके चरणों पर गिरकर घंटों रोऊं। तुम्हें अब अपने रोशनी और पंखे के खर्च में, पान तंबाकू के खर्च में, घोड़े साइज के खर्च में किफायत करना भारी मालूम होता है, किंतु भैया मुझे वार्निश वाले जूते पहनाकर आप नंगे पांव रहते थे। मैं रेशमी कपड़े पहनता था, वे फटे कुर्ते पर ही काटते थे। उनके उपकारों और भलाइयों का इतना भारी बोझ मेरी गर्दन पर है कि मैं इस जीवन में उससे मुक्त नहीं हो सकता। सदन के लिए मैं प्रत्येक कष्ट सहने को तैयार हूँ। उसके लिए यदि मुझे पैदल कचहरी जाना पड़े, उपवास करना पड़े, अपने हाथों से उसके जूते साफ करने पड़े, तब भी मुझे इनकार ना होगा। नहीं तो मुझ जैसा कृतज्ञ मनुष्य संसार में ना होगा। ग्लानि से सुभद्रा का मुख कमल कुम्हला गया। यद्यपि शर्मा जी ने वे बातें सच्चे दिल से कही थी, पर उसने समझा कि यह मुझे लज्जित करने के निमित्त कही गई हैं। सिर नीचा करके बोली, तो मैंने यह कब कहा कि सदन के लिए मास्टर ना रखा जाए? जो काम करना ही है उसे कर डालिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब भैया जी ने आपके लिए इतने कष्ट उठाए हैं तो यही उचित है कि आप भी सदन के लिए कोई बात उठा ना रखें। मुझसे जो कुछ करने को कहिए वह करूं। आपने अब तक कभी इस विषय पर जोर नहीं दिया था, इसलिए मुझे भ्रम हुआ कि यह कोई आवश्यक खर्च नहीं है। आपको पहले ही दिन से मास्टर का प्रबंध करना चाहिए था। इतने आगे पीछे का क्या काम था? अब तक तो यह थोड़ा बहुत पढ़ भी चुका होता। इतनी उम्र गंवाने के बाद जब पढ़ाने का विचार किया है तो उसका एक दिन भी व्यर्थ न जाना चाहिए। सुभद्रा ने तत्क्षण अपनी लज्जा का बदला ले लिया। पंडित जी को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। यदि अपना पुत्र होता तो उन्होंने कदापि इतना सोच विचार न किया होता। सुभद्रा को अपने प्रतिवाद पर खेद हुआ। उसने पान लगाकर शर्मा जी को दिया। यह मानो संधि पत्र था। शर्मा जी ने पान ले लिया। संधि स्वीकृत हो गई। जब वह चलने लगे तो सुभद्रा ने पूछा, कुछ सुमन का पता चला? शर्मा जी बोले, कुछ भी नहीं, न जाने कहाँ गायब हो गई। गजाधर भी नहीं दिखाई दिया। सुनता हूँ घर बार छोड़कर किसी तरफ निकल गया है। दूसरे दिन से मास्टर साहब सदन को पढ़ाने लगे। 9 बजे वह पढ़ाकर चले जाते, तब सदन स्नान भोजन करके सोता। अकेले उसका जी बहुत घबराता। न कोई संगी न साथी, न कोई हंसी न दिल लगी। कैसे जी लगे? हाँ, प्रातः काल थोड़ी सी कसरत कर लिया करता था। इसका उसे व्यसन था। अपने गांव में उसने एक छोटा सा अखाड़ा बनवा रखा था। यहाँ अखाड़ा तो न था, कमरे में ही दंड कर लेता। शाम को शर्मा जी उसके लिए फिटन तैयार करा देते। तब सदन अपना सूट पहनकर गर्व के साथ फिटन पर सैर करने निकलता। शर्मा जी पैदल घूमा करते थे। वह पार्क या छावनी की ओर जाते, किंतु सदन उस तरफ न जाता। वायु सेवन में जो एक प्रकार का दार्शनिक आनंद होता है, उसका उसे क्या ज्ञान? शुद्ध वायु की सुखद शीतलता, हरे भरे मैदानों की विचारोत्पादक निर्जनता और सुरम्य दृश्यों की आनंदमयी निस्तब्धता, उसमें इनके रसास्वादन की योग्यता न थी। उसका यौवन काल था, जब बनाव श्रृंगार का भूत सिर पर सवार रहता है। वह अत्यंत रूपवान, सुगठित, बलिष्ठ युवक था। देहात में रहा, न पढ़ना न लिखना, न मास्टर का भय, न परीक्षा की चिंता। सेरों दूध पीता था। घर की भैंसें थी, घी के लौंदे उठाकर खा जाता। उस पर कसरत का शौक। शरीर बहुत सुडौल निकल आया था। छाती चौड़ी, गर्दन तनी हुई, ऐसा जान पड़ता था मानो देह में इंगुर भरा हुआ है। उसके चेहरे पर वह गंभीरता और कोमलता न थी जो शिक्षा और ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसके मुख से वीरता और उद्दंडता झलकती थी। आंखें मतवाली, सतेज और चंचल थी। वह बाग का कलमी पौधा नहीं, वन का सुदृढ़ वृक्ष था। निर्जन पार्क या मैदान में उस पर किसकी निगाह पड़ती? कौन उसके रूप और यौवन को देखता? इसलिए वह कभी दाल मंडी की तरफ जाता, कभी चौक की तरफ। उसके रंग रूप, ठाट बाट पर बूढ़े जवान सबकी आंखें उठ जाती। युवक उसे ईर्ष्या से देखते, बूढ़े स्नेह से। लोग राह चलते चलते उसे एक आंख देखने के लिए ठिठक जाते। दुकानदार समझते कि यह किसी रईस का लड़का है। इन दुकानदारों के ऊपर सौंदर्य का बाजार था। सदन को देखते ही उस बाजार में एक हलचल मच जाती। वेश्याएं छज्जों पर आकर खड़ी हो जाती और प्रेम कटाक्ष के बाण उस पर चलाती। देखें, यह बहका हुआ कबूतर किस छतरी पर उतरता है, यह सोने की चिड़िया किस जाल में फंसती है। सदन में वह विवेक तो था नहीं जो सदाचरण की रक्षा करती है। उसमें वह आत्मसम्मान भी नहीं था जो आंखों को ऊपर नहीं उठने देता। उसकी फिटन बाजार में बहुत धीरे धीरे चलती। सदन की आंखें उन्हीं रमणियों की ओर लगी रहती।
यौवन के पूर्व काल में हम अपनी कुवासनाओं के प्रदर्शन पर गर्व करते हैं, उत्तर काल में अपने सद्गुणों के प्रदर्शन पर। सदन अपने को रसिया दिखाना चाहता था, प्रेम से अधिक बदनामी का आकांक्षी था। इस समय यदि उसका कोई अभिन्न मित्र होता तो सदन उससे अपने कल्पित दुष्प्रेम की विस्तृत कथाएं वर्णन करता। धीरे धीरे सदन के चित्त की चंचलता यहाँ तक बढ़ी कि पढ़ना लिखना सब छूट गया। मास्टर आते और पढ़ाकर चले जाते, लेकिन सदन को उनका आना बहुत बुरा मालूम होता। उसका मन हर घड़ी बाजार की ओर लगा रहता था। वही दृश्य आंखों में फिरा करते, रमणियों के हाव भाव और मृदु मुस्कान के स्मरण में मग्न रहता। इस भांति दिन काटने के बाद ज्यों ही शाम होती, वह बन ठनकर दाल मंडी की ओर निकल जाता। अंत में इस कुप्रवृत्ति का वही फल हुआ जो सदैव हुआ करता है। 3-4 मास में ही उसका संकोच उड़ गया। फिटन पर 2 आदमी दूतों की तरह उसके सिर पर सवार रहते, इसलिए वह इस बाग के फूल में हाथ लगाने का साहस न कर सकता था। वह सोचने लगा कि किसी भांति इन दूतों से गला छुड़ाऊं। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। एक दिन उसने शर्मा जी से कहा, चाचा मुझे एक अच्छा सा घोड़ा ले दीजिए। फिटन पर अपाहिजों की तरह बैठे रहना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। घोड़े पर सवार होने से कसरत भी हो जाएगी और मुझे सवारी का भी अभ्यास हो जाएगा। जिस दिन से सुमन गई थी, शर्मा जी कुछ चिंतातुर रहा करते थे। मुवक्किल लोग कहते कि आजकल इन्हें न जाने क्या हो गया है, बात बात पर झुंझला जाते हैं। हमारी बात ही ना सुनेंगे तो बहस क्या करेंगे? जब हमको मेहनताना देना है तो क्या यही एक वकील हैं? गली गली तो मारे मारे फिरते हैं। इससे शर्मा जी की आमदनी दिन प्रतिदिन कम होती जाती थी। यह प्रस्ताव सुनकर चिंतित स्वर में बोले, अगर इसी घोड़े पर जीन खिंचा लो तो कैसा हो? 2-4 दिन में निकल जाएगा। सदन बोला, जी नहीं, बहुत दुर्बल है, सवारी में ना ठहरेगा। कोई चाल भी तो नहीं, ना कदम ना सरपट। कचहरी से थका मांदा आएगा तो क्या चलेगा? शर्मा जी बोले, अच्छा तलाश करूंगा, कोई जानवर मिला तो ले दूंगा। शर्मा जी ने चाहा कि इस तरह बात टाल दूं। मामूली घोड़ा भी 250-300 से कम में ना मिलेगा। उस पर कम से कम 25 रुपए मासिक खर्च अलग। इस समय वह इतना खर्च उठाने में समर्थ न थे, किंतु सदन कब मानने वाला था? नित्य प्रति उनसे तकाजा करता। यहाँ तक कि दिन में कई बेर टोकने की नौबत पहुंची। शर्मा जी उसकी सूरत देखते ही सूख जाते। यदि उससे अपनी आर्थिक दशा साफ साफ कह देते तो सदन चुप हो जाता, लेकिन अपनी चिंताओं की राम कहानी सुनाकर वह उसे कष्ट में नहीं डालना चाहते थे। सदन ने अपने दोनों साइसों से कह रखा था कि कहीं घोड़ा बिकाऊ हो तो हमसे कहना। साइसों ने दलाली के लोभ में दत्त चित्त होकर तलाश की। घोड़ा मिल गया। डिग्वी नाम के एक साहब विलायत जा रहे थे, उनका घोड़ा बिकने वाला था। सदन खुद गया, घोड़े को देखा, उस पर सवार हुआ, चाल देखी, मोहित हो गया। शर्मा जी से आकर कहा, चलिए घोड़ा देख लीजिए, मुझे बेहद पसंद है। शर्मा जी को अब भागने का कोई रास्ता न रहा। जाकर घोड़े को देखा, डिग्वी साहब से मिले, दाम पूछे, उन्होंने 400 रुपए मांगे, इससे कौड़ी कम नहीं। अब इतने रुपए कहाँ से आए? घर में अगर 100-200 रुपए थे तो वह सुभद्रा के पास थे, और सुभद्रा से इस विषय में शर्मा जी को सहानुभूति की लेश मात्र भी आशा न थी। उपकारी बैंक के मैनेजर बाबू चारूचंद्र से उनकी मित्रता थी। उनसे उधार लेने का विचार किया, लेकिन आज तक शर्मा जी को ऋण मांगने का अवसर नहीं पड़ा था। बार बार इरादा करते और फिर हिम्मत हार जाते। कहीं वो इनकार कर गए तब? इस इनकार का भीषण भय उन्हें सता रहा था। वह यह बिल्कुल न जानते थे कि लोग कैसे महाजनों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं। कई बार कलम दवात लेकर रुक्का लिखने बैठे, किंतु लिखें क्या, यह न सूझा। इसी बीच में सदन डिग्वी साहब के यहाँ से घोड़ा ले आया। जीन साज का मूल्य 50 रुपए और हो गया। दूसरे दिन रुपए चुका देने का वादा हुआ। केवल रात भर की मोहलत थी। प्रातःकाल रुपए देना परमावश्यक था। शर्मा जी किसी हैसियत के आदमी के लिए इतने रुपए का प्रबंध करना कोई मुश्किल न था, किंतु उन्हें चारों ओर अंधकार दिखाई देता था। उन्हें आज अपनी क्षुद्रता का ज्ञान हुआ। जो मनुष्य कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा है, उसका सिर एक छोटे से टीले पर भी चक्कर खाने लगता है। इस दुरावस्था में सुभद्रा के सिवाय उन्हें कोई अवलंब ना सूझा। उसने उनकी रोनी सूरत देखी तो पूछा, आज इतने उदास क्यों हो? जी तो अच्छा है? शर्मा जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ जी तो अच्छा है। सुभद्रा बोली, तो चेहरा क्यों उतरा है? शर्मा जी बोले, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। सदन के मारे परेशान हूँ। कई दिन से घोड़े की रट लगाए हुए था। आज डिग्वी साहब के यहाँ से घोड़ा ले आया।
₹450 के मत्थे डाल दिया। सुभद्रा ने विस्मित होकर कहा, अच्छा, यह सब हो गया और मुझे खबर ही नहीं। शर्मा जी बोले, तुमसे कहते हुए डर मालूम होता था। सुभद्रा बोली, डर की कौन सी बात थी? क्या मैं सदन की दुश्मन थी जो जल भुन जाती? उसके खेलने खाने के क्या और दिन आएंगे? कौन बड़ा खर्च है? तुम्हें ईश्वर कुशल से रखे, ऐसे 400-500 रुपए कहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे? लड़के का मन तो रह जाएगा। उसी भाई का तो बेटा है जिसने आपको पाल पोस कर आज इस योग्य बनाया। शर्मा जी इस व्यंग के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने सदन की शिकायत करके यह बात छेड़ी थी। किंतु वास्तव में उन्हें सदन का यह व्यसन उतना दुखजनक नहीं मालूम होता था जितना अपनी दारुण धनहीनता। सुभद्रा की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में बैठना जरूरी था। बोले, चाहे जो कुछ हो, मुझे तो तुमसे कहते हुए डर लगता था। मन की बात कहता हूँ, लड़कों का खाना खेलना सबको अच्छा लगता है, पर घर में पूंजी हो तब। दिन भर से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। सवेरे डिग्बी साहब का आदमी आएगा, उसे क्या उत्तर दूंगा? बीमार भी पड़ जाता तो एक बहाना मिल जाता। सुभद्रा बोली, तो यह कौन मुश्किल बात है? सवेरे चादर ओढ़कर लेटे रहिएगा, मैं कह दूंगी कि आज तबीयत अच्छी नहीं है। शर्मा जी हंसी को रोक न सके। इस व्यंग में कितनी निर्दयता, कितनी विरक्ति थी। बोले, अच्छा, मान लिया कि आदमी कल लौट गया, लेकिन परसों तो डिग्बी साहब जाने वाले ही हैं। कल कोई ना कोई फिक्र करनी ही पड़ेगी। सुभद्रा बोली, तो वही फिक्र आज क्यों नहीं कर डालते? शर्मा जी बोले, भाई चिढ़ाओ मत। अगर मेरी बुद्धि काम करती तो तुम्हारी शरण क्यों आता? चुपचाप काम ना कर डालता। जब कुछ नहीं बन पड़ा तब तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ क्या करूं? सुभद्रा बोली, मैं क्या बताऊं? आपने तो वकालत पढ़ी है, मैं तो मिडिल तक भी नहीं पढ़ी। मेरी बुद्धि यहाँ क्या काम देगी? इतना जानती हूँ कि घोड़े को द्वार पर हिनहिनाते सुनकर बैरियों की छाती धड़क जाएगी। जिस वक्त आप सदन को उस पर बैठे देखेंगे तो आंखें तृप्त हो जाएंगी। शर्मा जी बोले, वही तो पूछता हूँ कि यह अभिलाषाएं कैसे पूरी हों? सुभद्रा बोली, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह कोई ना कोई जुगत निकालेगा ही। शर्मा जी बोले, तो तुम ताने देने लगी। सुभद्रा बोली, इसके सिवाय मेरे पास और है ही क्या? अगर आप समझते हो कि मेरे पास रुपए होंगे तो यह आपकी भूल है। मुझे हेर फेर करना नहीं आता। संदूक की चाबी लीजिए, 100-125 रुपए पड़े हुए हैं, निकाल ले जाइए। बाकी के लिए और कोई फिक्र कीजिए। आपके कितने ही मित्र हैं, क्या 200-400 रुपए का प्रबंध नहीं कर देंगे? यद्यपि शर्मा जी यही उत्तर पाने की आशा रखते थे, पर इसे कानों से सुनकर वह अधीर हो गए। गांठ जरा भी हल्की न पड़ी, चुपचाप आकाश की ओर ताकने लगे, जैसे कोई अथाह जल बहा जाता हो। सुभद्रा संदूक की चाबी देने को तैयार तो थी, लेकिन संदूक में 100 रुपए की जगह पूरे 500 रुपए बटुए में रखे हुए थे। यह सुभद्रा की 2 साल की कमाई थी। इन रुपयों को देख देख सुभद्रा फूली न समाती थी। कभी सोचती, अब की घर चलूंगी तो भाभी के लिए अच्छा सा कंगन लेती चलूंगी और गांव की सब कन्याओं के लिए एक एक साड़ी। कभी सोचती, यही कोई काम पड़ जाए और शर्मा जी रुपए के लिए परेशान हो तो मैं चट निकाल कर दे दूंगी। वह कैसे प्रसन्न होंगे, चकित हो जाएंगे। साधारणतः युवतियों के हृदय में ऐसे उदार भाव नहीं उठा करते। वह रुपए जमा करती हैं अपने गहनों के लिए, लेकिन सुभद्रा बड़े धनी घर की बेटी थी। गहनों से मन भरा हुआ था। उसे रुपयों का जरा भी लोभ न था। हाँ, एक ऐसे अनावश्यक कार्य के लिए उन्हें निकालने में कष्ट होता था, पर पंडित जी की रोनी सूरत देखकर उसे दया आ ही गई। बोली, आपने बैठे बिठाए यह चिंता अपने सिर ली। सीधी सी तो बात थी, कह देते भाई रुपए नहीं हैं तब तक किसी तरह काम चलाओ। इस तरह मन बढ़ाना कौन सी अच्छी बात है? आज घोड़े की जिद है, कल मोटर कार की धुन होगी, तब क्या कीजिएगा? माना कि भैया जी ने आपके साथ बड़े अच्छे सुलूक किए हैं, लेकिन सब काम अपनी हैसियत देखकर ही किए जाते हैं। भैया जी यह सुनकर आपसे खुश ना होंगे। यह कहकर वह झमक कर उठी और संदूक में से रुपयों की 5 पोटलियां निकाल लाई। उन्हें पति के सामने पटक दिया और कहा, यह लीजिए, 500 रुपए हैं, जो चाहे कीजिए। रखे रहते तो आप ही के काम आते, पर ले जाइए, किसी भांति आपकी चिंता तो मिटे। अब संदूक में फूटी कौड़ी भी नहीं है। पंडित जी ने हक बगाकर रुपयों की ओर कातर नेत्रों से देखा, पर उन पर टूटे नहीं। मन का बोझ हल्का अवश्य हुआ। चेहरे से चित्त की शांति झलकने लगी, किंतु वह उल्लास, वह विह्वलता जिसकी सुभद्रा को आशा थी, दिखाई न दी। एक ही क्षण में वह शांति की झलक भी मिट गई। खेद और लज्जा का रंग प्रकट हुआ। इन रुपयों में हाथ लगाना उन्हें अतीव अनुचित प्रतीत हुआ। सोचने लगे,
मालूम नहीं सुभद्रा ने किस नीयत से यह रुपए बचाए थे, मालूम नहीं इनके लिए कौन कौन से कष्ट सहे थे। सुभद्रा ने पूछा, सेंत का धन पाकर भी प्रसन्न नहीं हुए? शर्मा जी ने अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, क्या प्रसन्न हूं, तुमने नाहक यह रुपए निकाले। मैं जाता हूँ, घोड़े को लौटा देता हूँ, कह दूंगा सितारा पेशानी है, या और कोई दोष लगा दूंगा, सदन को बुरा लगेगा, इसके लिए क्या करूं? यदि रुपए देने से पहले सुभद्रा ने यह प्रस्ताव किया होता तो शर्मा जी बिगड़ जाते, इसे सज्जनता के विरुद्ध समझते और सुभद्रा को आड़े हाथों लेते। पर इस समय सुभद्रा के आत्मोत्सर्ग ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। समस्या यह थी कि घर में सज्जनता दिखाएं या बाहर। उन्होंने निश्चय किया कि घर में इसकी आवश्यकता है, किंतु हम बाहर वालों की दृष्टि में मान मर्यादा बनाए रखने के लिए घर वालों की कब परवाह करते हैं? सुभद्रा विस्मित होकर बोली, यह क्या, इतनी जल्दी काया पलट हो गई? जानवर लेकर उसे लौटा दोगे तो क्या बात रह जाएगी? यदि डिग्वी साहब फेर भी लें तो यह उनके साथ कितना अन्याय है। वह बेचारे विलायत जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें यह बात कितनी अखरेगी। नहीं, यह छोटी सी बात है, रुपए ले जाइए, दे दीजिए। रुपया इन्हीं दिनों के लिए जमा किया जाता है, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सहर्ष दे रही हूँ। यदि ऐसा ही है तो मेरे रुपए फेर दीजिएगा, ऋण समझ कर लीजिए। बात वही थी, पर जरा बदले हुए रूप में। शर्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, इस शर्त पर ले सकता हूँ, मासिक किश्त बांधकर अदा करूंगा।